जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हम फाइनेंस बिल 2025 को डिस्कस करने वाले हैं। फाइनेंस बिल में जो भी हमारे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के जितने भी सेक्शंस को अमेंड किया गया है, डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या सेक्शंस में चेंज लाए गए हैं। फ्रेंड्स, क्या ये जो चेंजेस लाए गए हैं क्या ये आज से ही एप्लीकेबल हो जाएंगे? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। पर्टिकुलर जो भी सेक्शंस में अमेंडमेंट लाई गई है उसके रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशंस आएंगी, तभी से हमारे एप्लीकेबल माने जाएंगे। साथ ही कुछ सेक्शंस में हमारी नोटिफाइड डेट इसमें मेंशन कर दी गई है, कब से सेक्शन हमारे नोटिफाई होंगे, उनके रिस्पेक्ट में भी नोटिफिकेशन आएगी, तभी से ये हमारे जो सेक्शन है वो माने जाएंगे एप्लीकेबल। अब फाइनेंस बिल के सेक्शन 116 से लेके 129 तक बात करते हैं। जो भी हमारे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जितने भी चेंजेस आए हैं वो बात करते हैं सेक्शन 116 से लेके 129 तक। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो मेजर चेंजेस लाए गए हैं सेक्शन 121 और द फाइनेंस एक्ट। देखिए यहाँ पे, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। सेक्शन 121 फाइनेंस बिल का जो की बात करता है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 34 की। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें सेक्शन 34 में सबसेक्शन 2 में प्रोविजो को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। इसमें क्या कहा गया है? प्रोवाइडेड दैट नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज ऑफ द सप्लायर शैल बी परमिटेड। किस केस में आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिडक्शन की परमिशन नहीं दी जाएगी? जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट as is attributable to such a credit note if availed has not been reversed by the recipient where such recipient is a registered person। यानी कि अगर आपने कोई सप्लाई करी है और उसके रिस्पेक्ट में बायर ने आईटीसी क्लेम कर लिया है, जब तक वो उसको रिवर्स नहीं करेगा तब तक सप्लायर जो है अपनी रिडक्शन नहीं कर सकता आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटीज में। किस तरीके से, मैं आपको समझा देती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि हम यहाँ पर जो बात करते हैं, ये सप्लायर है, यहाँ बायर है। बायर जो सप्लायर है जीएसटीआर 1 डालता है अपनी इनवॉइस की डिटेल, बायर उसी के बेस पे जो है आईटीसी क्लेम करता है। जो भी हमारे 2B में इनवॉइसेस जनरेट हो रहे हैं, अब जो 2B है वो हमारी क्या आती थी? पहले ऑटो जनरेटेड आती थी। अब हमारा नया एक प्रोविजन लाया गया है। क्या प्रोविजन लाया गया है? आईएमएस का, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो हमारी 2B आती है वो क्या आती है? उसको कहा जाएगा अब से स्टेटमेंट। क्या कहा जाएगा? स्टेटमेंट। यानी कि उसे अब हम आईएमएस के डैशबोर्ड पर क्या ले सकते हैं? हम एक्शन ले सकते हैं पर्टिकुलर इनवॉइस पर। उस इनवॉइस को अगर हम चाहें तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर पेंडिंग छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो सेक्शन 34 है, सेक्शन 34 में किसकी बात की गई है? हमें क्रेडिट नोट की बात की गई है। अगर सप्लायर क्रेडिट नोट डालेगा दैट मीन तो उसकी जो आउटवर्ड लायबिलिटीज है वो रिड्यूस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी। वो कब रिड्यूस कर पाएगा? जब उसका जो बायर है, अगर उसने आईटीसी क्लेम कर लिया है तो उसको रिवर्स पहले करना पड़ेगा, तभी जो है सप्लायर की लायबिलिटीज रिड्यूस होंगी। कैसे रिड्यूस होंगी? जब बायर जो सप्लायर है क्रेडिट नोट काटेगा तो वो क्रेडिट नोट हमारे आईएमएस के डैशबोर्ड पर आएगा। अब जब क्रेडिट नोट की जो डिटेल्स आएगी आईएमएस डैशबोर्ड पर, उसमें कौन कौन से हम एक्शन ले सकते हैं? हम उसमें केवल एक्सेप्ट कर पाएंगे और रिजेक्ट कर पाएंगे। उस पर पेंडिंग का जो ऑप्शन है वो आएगा ही नहीं, यानी कि ये आपके पर एप्लीकेबल नहीं होगा क्रेडिट नोट के केस में। जब आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो आपका जो आईटीसी क्या हो जाएगा? वो रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स के बेस पर ही जो है सप्लायर की आउटवर्ड लायबिलिटीज वो उस इनवॉइस के अगेंस्ट उसको कम कर पाएगा अपनी लायबिलिटीज को। आई होप क्लियर होगा। तो यही हमारे सेक्शन 34 में कहा गया है। जो अमेंडमेंट लाने की बात की गई है वाया फाइनेंस बिल, उसमें यही कहा गया है। देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज ऑफ सप्लायर शैल बी परमिटेड इफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज
एज इज एट्रीब्यूटेबल टू सच क्रेडिट नोट इफ अवेल्ड। क्रेडिट नोट के अगेंस्ट जो हमने इनवॉइस था आईटीसी अवेल कर लिया है, तो हमें पहले उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तभी जो है उसका जो सप्लायर है वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज अपनी कम कर पाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सेक्शन 34 देखिए, ये हमारा इस बार पहले ही लॉ में डाल दिया गया है। क्यों लॉ में डाल दिया गया? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे प्रीवियस ईयर में जो चेंजेस लाए गए थे वो हमारे कहीं लॉ में नहीं थे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पुट ऑन हो गए थे कि लॉ में तो कहीं लिखा नहीं है। जैसे जब हमारा 3B को लाया गया था, तब हमारे लॉ में कहीं प्रोविजन नहीं था कि हम एज पर सेक्शन 39 3B फाइल कर सकते। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हुए थे, तो अब इन्होंने पहले ही जो है लॉ में मेंशन कर दिया है कि आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज आप कम नहीं कर पाएंगे अगर उस क्रेडिट नोट के रिस्पेक्ट में आईटीसी रिवर्स नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारे फ्रॉड इसमें गवर्नमेंट को नजर आ रहे थे, हो रहे थे कि आईटीसी बायर जो है क्लेम कर रहा है लेकिन रिवर्स नहीं कर रहा है। तो अब ये जो है मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि अब आपका गवर्नमेंट को किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। गवर्नमेंट यही चाह रही कोई भी हमें लॉस ना हो, रेवेन्यू का लॉस ना हो। दूसरा हमारा जो चेंज आया गया है वो लाया गया सेक्शन 38 में, जो की बात करता है फाइनेंस एक्ट का। सेक्शन 122 बात करता है सेक्शन 38 की। इसमें कहा, जैसे मैंने आपको अभी ड्राफ्ट में बताया कि जो जीएसटीआर 2B है, पहले क्या आती थी हमारी ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट कहा जाता था। अब इस वर्ड को चेंज करके क्या कहा जाएगा? अ स्टेटमेंट कर दिया जाएगा। सेक्शन 39 हमें किसके बारे में बात करता है? जीएसटीआर 3B के बारे में बात करता है। इसके सबसेक्शन 1 जो है सेक्शन 39 का, उसके वर्ड को चेंज किया जा रहा है। विद इन सच टाइम की जगह विद इन सच टाइम एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूट, इसे किया जा रहा है। अब बात करते हैं सेक्शन 107 की। सेक्शन 107 क्या बात करता है? हमें अपील के बारे में बात करता है। जब हम अपील फाइल करते हैं किसी भी डिमांड एंड ऑर्डर के अगेंस्ट, तो हमें सबसे पहले हमें अपीलेट अथॉरिटी में जाना होता है। अपीलेट अथॉरिटी के बाद हम अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें सबसेक्शन 6 में एक प्रोविजो को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है अगर आपके पास कोई ऑर्डर पास हुआ है जिसमें डिमांड की गई है पेनल्टी, तो वो अब आपको डिस्प्यूटेड, पहले जो हम अपील लगाते थे उसमें क्या आता था? टैक्स आ गया, इंटरेस्ट आ गया और पेनल्टी आ गई, तो आपका जो डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है उसको आपका 10% जमा करा के आप अपील फाइल कर सकते थे। अब इन्होंने क्या कह दिया है कि अगर आपके पास नोटिस जो ऑर्डर आया है वो खाली किसमें है? पेनल्टी डिमांड की गई है, पेनल्टी इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो आपको पेनल्टी के अगेंस्ट भी जो है 10% डिपॉजिट कराना होगा प्री अपील फाइल करने से पहले। देखिए यही इसमें कहा गया है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एनी ऑर्डर डिमांडिंग पेनल्टी विदाउट इन्वॉल्विंग डिमांड of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum of equal to 10% of the said penalty has been paid by the applicant। यानी कि जब तक जो अपीलेंट है 10% जमा कराएगा उसके बाद ही वो अपील फाइल कर पाएगा एज पर सेक्शन 107। अब इन्होंने फर्दर जो चेंज किया है वो चेंज किया है सेक्शन 112, जो बात करता है आपको जब आप आगे केस करते हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल में, तब आपको उसमें इन्होंने कहा गया है, उनका सबसेक्शन 8 बात करता है, उसमें भी उन्होंने डाल दिया है कि आपको फर्दर 10% और जमा कराना रहेगा। यानी कि अपीलेट अथॉरिटी में 10%, अपीलेट ट्रिब्यूनल में आते तो फर्दर 10% आपको जमा कराना होगा। अगर आपके पास ऑर्डर आया है जिसमें एक डिमांड की गई है केवल पेनल्टी, उस केस में आपको अब 10% जमा कराना रहेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं जो नया, उसके बाद जो चेंज आया है सेक्शन 128A को इंसर्ट किया गया है। अब ये जो हम जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं, पहले इसके लिए हमें दूसरे सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, तभी हमारे पास इस पे क्लियरिटी आएगी। सेक्शन 122 किसके लिए बात करता है? जनरल पेनल्टीज के बारे में बात करता है। अब यहाँ पर इन्होंने नया एक ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म ये लाने वाले हैं एज पर सेक्शन 148 के अकॉर्डिंग। 148 को नया इंट्रोड्यूस किया जा रहा है लॉ में। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया है, हमारे जो डेफिनेशन है सीजीएसटी एक्ट की सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन की, उसमें इन्होंने देखिए यहाँ पर जो फाइनेंस बिल का जो हमारा सेक्शन है 116 को नया इंसर्ट किया गया, 116A को इंसर्ट किया गया। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए 116A को न्यू इंसर्ट किया गया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग मीन्स द यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग रेफर्ड इन द क्लोज B
of subsection 2 of section 148A and include a digital stamp, digital mark or any other similar marking which is unique, secure and non रिमूवेबल, यानी कि एक ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म लाया जाएगा, उसमें आपको एक डिजिटल स्टैंपिंग दी जाएगी जिस तरीके से हमारा क्यूआर कोड होता है, इसी तरीके से एक मार्किंग का प्रोविजन लाया जा रहा है। जो भी गुड्स और फॉल करेंगी एज पर सेक्शन 148 जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उनके ऊपर ये ट्रैक एंड ट्रेस का मैकेनिज्म लाया जाएगा। गवर्नमेंट पहले से प्रिपेयर है, जो कि पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते थे कि जीएसटी में हमारे पोर्टल पर ये चीज एक्टिव हो चुकी है या रूल्स में हमारी ला चुकी है, लेकिन हमारे सेक्शंस में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया, तो वो चैलेंजिंग होते थे। इस बार इन्होंने क्या किया है, पहले ही लॉ में डाल दिया है कि ये प्रोविजन लाया जा रहा है और प्रॉपर इन्होंने डाला है। सबसे पहले इन्होंने नई जो है हमारी डेफिनेशन को ऐड किया है 116A, जिसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की मार्किंग की बात की गई है। और दूसरा देखिए सेक्शन 122 जो नया ए है उसको इंसर्ट किया जा रहा है। देखिए 122B जो नया सेक्शन है सीजीएसटी एक्ट का, वो एक्शन पेनल्टी की बात करता है। इससे पहले जो सेक्शन 128A है वो समझते हैं, तभी हमें आगे समझ में आएगा कि क्या पेनल्टी की बात कर रहे हैं। देखिए आफ्टर सेक्शन 148A ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट द फॉलोइंग शैल बी इंसर्टेड। 148A लाया जाएगा जिसका नाम क्या है, इंसर्ट किया जाएगा नया सेक्शन ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म फॉर सर्टेन गुड्स, यानी कि सभी गुड्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जो गुड्स एंड जो क्लास नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट उसी पे ये एप्लीकेबल होगा। ये कैसे नोटिफाई होगा, वाया जो रिकमेंडेशन दी जाएंगे काउंसिल में, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगी तभी ये माना जाएगा। अ गुड कोई भी गुड्स पे, अ पर्सन और अ क्लास और पर्सन हु इज पोजीशन और डील विद सच गुड्स, तो नोटिफाई करेगी। यहाँ पर देखिए सबसेक्शन 2 इंसर्ट किया जाएगा, उसमें कहा गया है द गवर्नमेंट में इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स रेफर्ड इन क्लोज ए subsection 1 provided a system of enabling a fixing of unique identification marking and for such electronic storage access of information contained therein through such person as may be prescribed a unique identification marking for such goods including the information will be recording thereon, यानी कि उसको पूरा रिकॉर्ड रखना रहेगा, गवर्नमेंट को डिटेल देनी रहेगी। अफिक्स ऑफ सेट गुड्स और पैकेज देयर और यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग कंटेनिंग सच इंफॉर्मेशन इन सच मैनर, फर्निश सच इंफॉर्मेशन एंड डिटेल विद इन सच टाइम एंड मेंटेन सच रिकॉर्ड्स अदर डॉक्यूमेंट्स। और जो भी मशीनरी रहेगी वो भी इनको रिपोर्ट करनी रहेगी। देखिए फर्निश डिटेल ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड इन द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच गुड्स इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन कैपेसिटी ड्यूरेशन ऑपरेशन एंड सच अदर डिटेल्स फॉर इंफॉर्मेशन विद इन सच टाइम एंड सच मैनर एंड पे सच अमाउंट इन रिलेशन टू द सिस्टम एज रेफर्ड इन सबसेक्शन 2। जो सबसेक्शन 2 में जो भी हमें कहा गया है, जो गुड्स नोटिफाई की गई, जो हमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना है, वो भी आपको उस पे जो है लायबिलिटी जो भी आपकी बनेगी वो आपको पे करनी रहेंगी। जो मशीनरी है वो भी आपको उस पे नोटिंग करनी रहेगी, सब डिटेल्स आपको देनी रहेंगी। ये कौन से गुड्स पे एप्लीकेबल होंगी, जो हमारे सिन गुड्स होते हैं जैसे कि तंबाकू, पान तंबाकू जो होते हैं हमारे, उन पर ये मेनली एप्लीकेबल होने वाले हैं। और फर्दर जो है गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, जैसे कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि गवर्नमेंट विल नोटिफाई द गुड्स एंड द पर्सन ऑफ द क्लास जो भी सेक्शन 148A में फॉल करेंगे। अब इन्होंने क्या कहा गया है, अब जो अगर 148A का वायलेशन करेंगे तो उनके ऊपर एज पर सेक्शन 122B जो नया इंसर्ट किया जा रहा है उसके अगेंस्ट उन पर पेनल्टी भी इम्पोज की जाएंगी अगर वो इसको फॉलो नहीं करते हैं। इन द कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ सेक्शन 148A देखिए क्या कहा गया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट वेयर एनी पर्सन रेफर्ड टू इन क्लोज B ऑफ सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 148A जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, act in contravention of the provision of the said act, he shall in addition to pay penalty under the chapter 15 of the provision of this chapter will be liable to pay penalty equal to 1 lakh rupees or 10% of the tax payable of such good whichever is
हायर, यानी कि ट्रैक एंड ट्रेस का मैकेनिज्म लाया जाएगा। गवर्नमेंट अब सख्त होती जा रही है, यानी कि जो भी हमारे गुड्स नोटिफाई करेगी उनके ऊपर हमें प्रॉपर जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग उस पर लेनी होगी। जैसे क्यूआर कोड हमारे पास होते हैं जो पर्टिकुलर होते हैं, वो लाया जाएगा जो कि नॉन एडिटेबल होगा। आई होप ये क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चेंज की तरफ। हमारा एक जो फाइनेंस बिल का सेक्शन 128 है जो बात करता है शेड्यूल 3 की। शेड्यूल 3 क्या है? नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नोर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जो हमारा बात करता है शेड्यूल 3, ना तो हम उसे सर्विस मानेंगे ना गुड्स मानेंगे। अब इसमें जो हमारा पैराग्राफ 8 है उसमें एंट्री नहीं ऐड की जा रही है। कब से ऐड की जाएगी? रेट्रोस्पेक्टिव डेट से ये हमारी ऐड की जाएगी। एंट्री डबल ए क्या बात करती है? एंट्री सप्लाई ऑफ गुड्स वेयरहाउस इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन और इन फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट और अदर द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। यानी कि मैं भी एज अ बायर और सप्लायर जो दोनों क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फॉल करते हैं, और इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है बिफोर क्लियरेंस फॉर द एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, तो इस ट्रांजेक्शन को क्या माना जाएगा? नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। ये बहुत ही डिस्प्यूटेड मैटर है। बहुत सारे लोग जो इस तरह के ट्रांजेक्शन पे ऑलरेडी गवर्नमेंट को टैक्स दे चुके होंगे, तो इसमें गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है एज पर सेक्शन 129 ऑफ द फाइनेंस बिल कि कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नो रिफंड शैल बी मेड ऑफ ऑल सच टैक्स विच हैज बीन कलेक्टेड बट विच वुड नॉट हैव बीन सो कलेक्टेड हैड एज पर सेक्शन 128 इन एट ऑल द मटेरियल आइटम। नो रिफंड ऑफ द टैक्स कलेक्टेड, यानी कोई भी रिफंड आपको नहीं दिया जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं जो हमारे अदर चेंजेस आए हैं। कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। अब बात करते हैं हम देखिए अब सेक्शन 116 से हमारे चेंजेस लाए गए थे फाइनेंस बिल के। अब 116 क्या बात करता है? सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 2 क्या बात करता है? डेफिनेशंस के बारे में बात करता है। इसकी जो डेफिनेशन है क्लॉज 61 सेक्शन 2 की, उसमें बात करता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में। क्या लिखा है? आफ्टर द वर्ड द फिगर सेक्शन 9 और द वर्ड ब्रैकेट ऑफ दिस एक्ट और अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4 of section 5 of IGST Act, Central Goods and Services Act, shall be inserted with the effect of the first day of April 2025। यानी कि क्या कहना चाहते हैं? जो हमारे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो कोई ट्रांजेक्शन करता है इंटर स्टेट सप्लाई की, तो उनको उस ट्रांजेक्शन पर आरसीएम देना पड़ेगा, और आरसीएम देने के बाद ही वो अपने डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आगे पास ऑन कर पाएंगे। यही इस क्लॉज में कहा गया है। और एक कब से एप्लीकेबल हो जाएगा? 1 अप्रैल 2025 से हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कुछ सेक्शन जो है फाइनेंस बिल में ही डेट नोटिफाई कर दी गई है, तो इसके रिस्पेक्ट में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। सेक्शन 2 के क्लॉज 69 में भी जो है हमारे कुछ डेफिनेशन को चेंज किया गया है। यहाँ पर हमारी एक्सप्लेनेशन को ऐड किया गया है। लोकल फंड्स की और म्युनिसिपल फंड्स की जो है एक्सप्लेनेशन के सब क्लॉज को डाला गया है। देखिए 116 में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं सेक्शन 117 ऑफ द फाइनेंस बिल, जो कि बात करता है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 12 की, जो बात करता है हमें प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बात करता है सेक्शन 13। इसमें जो हमारा सबसेक्शन 4 है उसको ओमिट कर दिया गया है। जैसे कि अब हमारे वाउचर एंट्री के भी जो आया था, पर्टिकुलर सर्कुलर आया था, उस सर्कुलर आने के बाद इनको जो है सेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसको अब यहाँ से ओमिट कर दिया गया है। डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको डिटेल वीडियोस पे बना दूंगी। अब बात करते हैं हमारे फाइनेंस बिल के सेक्शन 119, जो बात करता है सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के क्लॉज डी की। मोस्ट चेंज आया है। गवर्नमेंट अपना लॉस कभी भी नहीं होना देना चाहती।
फ्रेंड्स हमारे पास सफारी रिट्रीट का जो केस आया था जिसमें प्लांट एंड मशीनरी को लेके बहुत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाखों का नुकसान हो रहा था, करोड़ों का। तो गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया है, गवर्नमेंट अपना लॉस बिल्कुल नहीं चाहती है, इसको रेट्रोस्पेक्टिव डेट से जो है चेंज कर दिया गया है। यहाँ प्लांट और मशीनरी की जगह प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड कर दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सफारी रिट्रीट का पूरा केस क्या है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो जरूर आपके लिए डाल दूंगी। तो यहाँ पे इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी की जगह क्या कर दिया है, प्लांट एंड मशीनरी जो चेंज कर दिया है, जो कि रेट्रोस्पेक्टिव डेट से चेंज किया गया। देखिए द 1st day of July 2017 से यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया गया है। देखिए एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया गया। फॉर दिस पर्पस ऑफ क्लोज डी इट इज hereby certified that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order, any court, tribunal or any other authority, any reference or plant or machinery shall be constructed and shall always be deemed to be have constructed as a reference plant and machinery। इन्होंने explanation 2 ऐड कर दी है। यहाँ पर इन्होंने जो सेक्शन 20 है उसको चेंज किया गया है, जो कि मैंने आपको बताया इंटीग्रेटेड आरसीएम के बारे में, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में, वही यहाँ पर कहा गया है। सेक्शन 34 में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैंने डिटेल में फ्रेंड्स डिस्कस किए जो भी हमारे फाइनेंस बिल के द्वारा जो भी चेंजेस लाए गए थे, मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करी है। फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियोज बनाती हूँ, अपडेशन डालती हूँ, कोशिश करती हूँ टाइम नहीं डले। तो प्लीज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही पहले बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी डिटेल जो है अपडेट आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी फ्रेंड्स।